हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है बच्चों मंडे, है ना। और आज डेट क्या है, 8 अप्रैल। और आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों एक चैप्टर जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। यानी कि आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं बेटा KTG, है ना, KTG। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, थर्मल फिजिक्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एनसीईआरटी में एक अलग चैप्टर ही है इसका, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जहां से लगातार देखा गया है कि क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम में। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे 2 से ढाई घंटे में, 2 घंटे के अंदर अंदर ट्राई करेंगे खत्म करने का। और सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वी विल सॉल्व ऑल ऑफ देम। अब ये चैप्टर थोड़ा छोटा है बट ऐसा नहीं है कि इसका वेटेज कम है ना, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं बेटा। तो अच्छे से पढ़ना और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना, ठीक है। आइए बेटा, इस चैप्टर की शुरुआत होती है बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। जब हम बात करते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन की, जब हम बात करते हैं तो देयर आर सम अजम्पशंस। तो वी विल स्टार्ट विथ अजम्पशंस, ठीक है। क्या अजम्पशन लिया गया है? अजम्पशन ये लिया गया है बेटा कि गैस कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स, है ना। तो जो गैस होगी हमारी जब कंटेनर में भरी होगी तो छोटे 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, ठीक है। अब ये भी बोला जाता है अजम्पशन में कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है बेटा, वो नेग्लिजिबल माना गया है, ठीक है। वो नेग्लिजिबल माना गया है। किसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है सर? ये जो पूरा गैस वॉल्यूम ले रही है, जो भी ये स्पेस ले रही है, क्योंकि गैस इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, है ना, ये ज्यादातर खाली जगह ही होती है गैस में। तो जो ये टोटल वॉल्यूम आप देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में किसी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना गया है, ठीक है। तो ये पहला अजम्पशन हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरा अजम्पशन है बेटा कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, यानी कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग। बेसिकली पार्टिकल्स डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो आप कभी इनके आपस में पोटेंशियल एनर्जी वगैरह की बात नहीं करोगे, है ना, कि ये मास है ये मास है तो Gm1m2/r वाला जो फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, ठीक है। कोई इनके बीच में बेटा इंटरैक्शन नहीं है, ऐसा बोला गया है। तीसरा बेटा, ये आपस में टकराते हैं, है ना, कोलिजन होता है, कोलिजन होता है। तो जो भी कोलिजन्स हो रहे हैं बेटा यहाँ पे, वो सारे कोलिजन्स जो हैं वो इलास्टिक इन नेचर हैं, यानी कि कोलिजन में एनर्जी भी कंजर्व्ड है और मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, ठीक है। जब ये गैस मॉलिक्यूल्स बेटा दीवार से टकराते हैं, है ना, ये जो वॉल है, वॉल से टकराते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम आएगा, बिकॉज दे हैव सम मोमेंटम। टकराएंगे तो चेंज इन मोमेंटम होगा, और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है बेटा? फोर्स। और वो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो इसीलिए बोलते हैं गैस हमेशा एक कंटेनर जब आप उसको बंद कर दो तो उसका कुछ प्रेशर होता है। वो प्रेशर कहां से आ रहा है बेटा? ये मॉलिक्यूल्स गए, दीवार से टकराए, है ना, मोमेंटम चेंज हुआ, फोर्स आया, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो गैस मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ऐसे शांत नहीं बैठे होते हैं, है ना, रियलिटी में वो मस्त ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऐसे, है ना, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ अजम्पशंस बेटा हो गए, ठीक है। इस पे भी एक बार नीट ने एक सवाल पूछा था, मैं आपको दिखाता हूं कि अजम्पशंस के बेसिस पे इन्होंने एक बार क्या सवाल पूछा है ना। तो देखिए बेटा, अजम्पशन के बेसिस पे एक सवाल है, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। अजम्पशन पे देखो क्वेश्चन आता है, पहला बोल रहा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल। ये तो बेटा सही है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये सही हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। अभी अभी मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सही बोल रहा है, बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स है। कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, ये भी सही है। अब यार जब तीनों सही हैं तो चौथे को गलत होना ही पड़ेगा। चौथा है ऑल मॉलिक्यूल्स हैव सेम स्पीड, ये गलत है बेटा। अभी आप एक मैक्सवेल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखोगे थोड़ी देर में, और आपको पता चलेगा कि अलग अलग मॉलिक्यूल की रफ्तार अलग अलग होती है। फिर हम उन रफ्तार का, उन वेलोसिटीज का एवरेज भी निकालते हैं, आरएमएस भी निकालते हैं, मोस्ट प्रोबेबल भी निकालते हैं।
तो हर मॉलिक्यूल की रफ्तार, हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। जबकि ये बोल रहा है कि सेम होती है, तो गलत है ये, हेंस डी इज द आंसर, ठीक है। चलिए बेटा, अब आते हैं बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन में, है ना। देखो यार, एक होता है रियल गैस इक्वेशन। कोई भी रियल गैस, देखो आइडियल गैस तो एग्जिस्ट करती नहीं है ना, लेकिन किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस की तरह कब हम लोग ट्रीट कर सकते हैं बेटा। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो कंडीशन है बच्चे, वो है कि प्रेशर गैस का लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो आप किसी रियल गैस को बेटा आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर रहे हो तो यस, इसी चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे बेटा। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइए चैप्टर की करते हैं शुरुआत। अभी तक तो बेटा इंट्रोडक्शन था, है ना, अभी तक तो देखो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अजम्पशंस क्या हैं, रियल गैस को आइडियल गैस कब मानना है, ये सब मैंने आपको बताया। अब देखो बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी बराबर एन आर टी, ठीक है, पी वी बराबर एन आर टी। अच्छा, पी आप सब जानते हैं क्या होता है बेटा, प्रेशर, है ना, ये हो गया गैस का प्रेशर। इसकी यूनिट है बेटा पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट हो गई। पास्कल इसी को बोलते हैं, है ना। किलो पास्कल बोलेगा तो 1000 आ जाएगा, 1000 पास्कल यानी कि 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। V क्या है बच्चों, ऑब्वियसली सर ये तो वॉल्यूम है गैस का, इसका यूनिट आपका मीटर क्यूब रहने वाला है, ठीक है, मीटर क्यूब रहने वाला है। N है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं गैस में, ठीक है। R है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है बच्चों, यूनिवर्सल, सभी गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है। गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.314, बट 8.3 तक भी ले सकते हो। और अगर ऑप्शंस दूर दूर है ना क्वेश्चन में, तो आप इसको 8 भी ले सकते हो, वो भी चलता है, ठीक है। तो 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस, व्हाटएवर, है ना। तो जूल पर मोल पर केल्विन, ये पर मोल है, ये पर मोल है। अच्छा, कई बार ये पर केजी में भी होता है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को तो हम लोग बेटा कैपिटल आर बोल लेते हैं, है ना। लेकिन अगर ये पर केजी में हो, पर केजी में, तो इसको बोलते हैं आरएम। वो कहलाता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा आरएम का आर अपॉन मास, मास ऑफ द गैस, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, आर अपॉन एम, एम क्या बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। अब मान लो मैं आपको नाइट्रोजन दे देता हूं मैं, ठीक है, मान लो आपको मैं नाइट्रोजन दे देता हूं बेटा N2, और कहता हूं कि इसके लिए तुम मेरे को R की वैल्यू बताओ। तो तुम बोलोगे सर ये तो यूनिवर्सल होता है R, तो है ना, ये तो 8.3 ही होगा सर, इसकी यूनिट होगी जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, मेरे को नाइट्रोजन का आरएम चाहिए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट चाहिए, इसकी यूनिट होती है बेटा जूल पर केजी पर केल्विन, है ना, इसकी यूनिट हो जाती है बेटा जूल केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। इसमें मोल था, यहां पे केजी है, तो अगर केजी गिवन है ना, तो आप आर लिखोगे, आर तो लिखोगे बट मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड भी करोगे। तो मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का आपका कितना होता है 28, है ना, तो 28 से आप इसको डिवाइड भी कर दोगे, ठीक है। वी विल सॉल्व सच क्वेश्चंस, यूनिट के साथ देखेंगे। अभी तो मैंने ऐसे ही रफली आपको बता दिया कि भाई आपको m से डिवाइड करना है। अब ऑब्वियसली यार आप, है ना, m से उसको डिवाइड करेंगे और आपका आंसर जो है आएगा, ठीक है। एयर के लिए बेटा m हम लोग 29 लेते हैं, है ना, एयर के लिए, एयर के लिए हम लोग बेटा m को 29 लेते हैं, है ना। और वही है, केजी है तो इसको केजी में रख के डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो ग्राम पर मोल में होता है, ये तो ग्राम पर मोल में होता है, हम लोग इसको केजी में रख के करेंगे, है ना, अदरवाइज यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, ठीक है। वो सब हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। बट इतना याद रखो कि यूनिवर्सल 8.3 होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही लगेगा। कभी अगर कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, कैरेक्टरिस्टिक वाला आ जाता है, ठीक है। केजी में चाहिए तो यहाँ पे आप 0.028 रख दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यस। अच्छा, टी क्या है बेटा सर, टी तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी बच्चों, केल्विन, है ना। तो पीवी बराबर एनआरटी, सब कुछ क्लियर हो गया।
P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the universal gas constant, T is the temperature in Kelvin. अब देखो बेटा, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, वो देखो आप, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन आया। देखो PV बराबर nRT। अब आप ना इस N पे फोकस करो, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को बेटा दो तरीके से लिखा जा सकता है। क्या क्या लिखा जा सकता है सर? देखो, पहला आप लिख सकते हो एक्चुअल मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा आपने, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं यार? बिल्कुल सर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास O2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और ये मान लो मेरे पास 64 ग्राम है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है मेरे पास, तो क्या आप बता सकते हो कितना मोल है एक्चुअली? तो आप बोलोगे देखो एक्चुअल मास यानी कि 64 और मॉलिक्यूलर वेट O2 का कितना होता है बेटा? 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहां पे आ जाएगा 32, ये आ जाएगा आपका 2 मोल के बराबर, है ना। ये N आ गया, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्चुअल मास, जितना भी मास गिवन है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, एक और चीज है सर, और क्या लिख सकते हैं सर बताओ? नंबर ऑफ मोल को आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर 6.023 10 की पावर 23, है ना। ये एवोगाड्रोस नंबर है, ठीक है ना बेटा, ये एवोगाड्रोस नंबर है। तो क्या आपको पता था ये दोनों? नहीं पता था तो आज सीख लो, कोई बात नहीं, ये तो आपको पता ही रहा होगा बेटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। M अपॉन MW यानी कि टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ऐसा भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, अपॉन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, एवोगाड्रोस नंबर 6.023 अपॉन, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, मैं n के जगह पे ये भी डाल सकता हूं, n के जगह पे ये भी डाल सकता हूं। चलो डाल के देखते हैं क्या क्या मिलता है, दो इक्वेशन मेरे को मिलेंगे। ठीक है, देखो जब मैं ये डालूंगा बेटा m अपॉन MW, तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा PV बराबर, n को मैंने लिखा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT, ठीक है, इंटू RT, है ना, बिल्कुल, हाँ सर। तो ऐसा करो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले आओ, तो P इंटू मॉलिक्यूलर वेट हो गया बराबर, मास के नीचे वॉल्यूम को ले आओ, ठीक है सर, मास के नीचे वॉल्यूम आ गया, RT आ गई, है ना, ये RT आ गई। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? सर ये तो डेंसिटी होता है कि नहीं यार? बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा P इंटू मॉलिक्यूलर वेट बराबर मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, रो लिख लो, इंटू R इंटू T। ये बेटा फॉर्मूला है जिससे आप डेंसिटी ऑफ गैस निकाल सकते हो। अगर आपको प्रेशर पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, R तो आपको पता ही है 8.3, और टेम्परेचर पता है, तो ठीक है। तो बताओ यहां से डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आया बेटा? सर डेंसिटी का फॉर्मूला आ रहा है PMW डिवाइडेड बाई R इंटू T, है ना। अगर आप बेटा PYQ पलट के देखोगे, मैं अभी आपको बता देता हूं कौन से ईयर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे PYQ में बेटे, कहां गया KTG, है ना, तो KTG में बेटा, हाँ बोलता है 2020 में क्वेश्चन आया इससे, ठीक है, 2020 में यहां से बेटा क्वेश्चन आया है, देखो बहुत रीसेंट क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि एक सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, एट प्रेशर 249 किलो पास्कल, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी बताओ, है ना। सिंपल क्वेश्चन बेटा 2020 में आया है, आपसे सिंपली ये डेंसिटी पूछ रहा है। तो देखो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया डेंसिटी बराबर P इंटू मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइडेड बाई RT, है ना, RT उतार दो, तो डेंसिटी बराबर, देखो प्रेशर दिया है बेटा मेरे को 249 किलो पास्कल, 249 किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 करोगे, है ना बेटा, किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 किया। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट
हाइड्रोजन बोला है बेटा H2 का कितना होता है 2 मोल, 2 ग्राम पर मोल, लेकिन मेरे को तो केजी में रखना चाहिए। जैसे वो नाइट्रोजन का 28 था तो 0.028 लिखा था ना, वैसे इसको भी मेरे को केजी में रखना चाहिए, केजी पर मोल, तो ये आ जाएगा 10 की पावर में -3, है ना। अरे यार 2 ग्राम पर मोल होता है हाइड्रोजन का मास, मॉलिक्यूलर वेट, उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 10 की पावर -3 हो गया। अपॉन आर कितना है बेटा 8.3, और टेम्परेचर बोला है 27 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में मत लिख देना, 27 मत लिख देना यहाँ पे ना, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। 27 में आप 273 जोड़ दोगे 300 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 300, ठीक है। ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो गए, इसको बस आप सॉल्व करोगे बेटा और आपका जो आंसर है वो आना चाहिए 0.2, ऑब्वियसली एसआई यूनिट में आएगा, केजी पर मीटर क्यूब। लो एक पीवाईक्यू सॉल्व हो गया, है ना। तो सिर्फ पीवी बराबर एनआरटी से काम नहीं चलेगा भाई, क्वेश्चन में डेंसिटी भी पूछ रहे हैं ये लोग, तो डेंसिटी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को याद होना चाहिए, प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी, ठीक है। अब यहां आते हैं बेटा, इस तरफ आ जाओ, चलो। अच्छा, तो सर ने बोला कि अच्छा एन के जगह पे ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो क्या बनता है, मेरे को मिलेगा बेटा पी वी बराबर एन के जगह पे ये डाल दो, तो एन अपॉन एन ए एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है बेटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक चीज और, इसको अगर थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूं तो पीवी बराबर ये बनेगा एन, ठीक है, ये बनेगा बेटा आर बाई एन ए, अच्छा अच्छा, आर बाई एन ए मल्टीप्लाइड बाई टी, कुछ नहीं किया है, एन ए को इसको नीचे लिख दिया। अब बेटा ये जो रेशियो है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इसको बोलते हैं बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब जो नाम है वो है, हमें बदल नहीं सकता, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो R डिवाइडेड बाई Na है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग केबी। केबी क्या है सर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती होगी सर, देखो मैं बताता हूं। R होता है 8.3, है ना, 8.3, और यहां Na में आता है 6.023। जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ 1.38 आएगा पहले तो, है ना। देखो R है बेटा 8.3 और Na में आता है 6.023 इंटू 10 की पावर में 23, तो ये दोनों सॉल्व करके आता है करीब करीब 1.38 इंटू 10 की पावर -23। देख रहे हो, 10 की पावर 23 ऊपर चला गया, -23 बन गया। क्लियर, यस। तो दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हेंस आपका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, आपका इक्वेशन बनेगा, यहां पे लिख देता हूं, पीवी बराबर एन के बी इंटू टी। लो भाई एक और फॉर्मूला बन गया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में है, ठीक है ना। ये आपका बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। ये भी काम आएगा अभी थोड़ी देर में, देखना आप लोग, है ना। थोड़ी देर में आप देखोगे बेटा कि ये भी आपको काम आएगा डेफिनेटली, है ना। तो ये दो टाइप के फॉर्मूले हैं, जो पीवी बराबर एनआरटी का डिफरेंट फॉर्म है। एक से डेंसिटी मिलता है पीएमडब्ल्यू अपॉन आरटी, और एक से आपको मिल जाता है बेटा ये, है ना, पीवी बराबर एन इंटू के बी इंटू टी। डन, आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ये वही एन ए का है ना, एन ए का फॉर्मूला केजी पर मोल, है ना, ठीक है, पर मोल हो जाता है बेसिकली, ओनली पर मोल, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस, इसमें से कौन सा आइडियल गैस दिखा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। देखिए पीवी बराबर एनआरटी सेटिस्फाई होना चाहिए तो आइडियल गैस होगा, है ना, बिल्कुल सर। एक काम करो बेटा, यहां पे देखो वीटी ग्राफ एक बार चेक करते हैं, ठीक है। वीटी, तो वी को इधर रखा, एनआर अपॉन पी कर लिया, देखो पी नीचे चला गया और फिर यहां पे टी आ गया, ठीक है ना, वीटी। अरे यार कुछ नहीं किया यार, पी को यहां भेजा है बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब सुनना, क्लोज्ड सिस्टम के लिए एन कांस्टेंट रहेगा, है ना, नंबर ऑफ मोल चेंज होगा नहीं, ट्रांसफर हो नहीं रहा है मास का। आर तो बचपन से कांस्टेंट है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। सोचो अगर मैं प्रेशर को भी कांस्टेंट करवा दूं, अगर मैं बोलता हूं कि प्रेशर भी कांस्टेंट है मान लो,
तो यार ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया बेटा। एन और आर तो पहले ही कांस्टेंट थे, मान लो प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, या फिर ऐसा कह लो V बराबर सम कांस्टेंट इनटू T है। हाँ सर बिल्कुल। तो अगर मैं V और T का बेटा ग्राफ बनाऊंगा, देखो V और T का ग्राफ बनाऊंगा बेटा, तो ये ना ऐसा बनेगा y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो ना v के जगह पे y, कांस्टेंट हो गया स्लोप, और t हो गया बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर x हो गया है ना, इधर x हो गया ये। तो यार ये y बराबर mx है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और मैं बोलूंगा कि ये तब बनेगा जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, तब बनेगा जब कांस्टेंट प्रेशर होगा। ठीक है, तो VT ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस। ये देखो समझ में आ गया, कांस्टेंट प्रेशर किया, प्रेशर कांस्टेंट किया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, V बराबर mx हो गया है ना, मतलब y बराबर mx हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो बताओ ये जो आप देख रहे हैं सही नहीं है? बताओ। बिल्कुल सही है सर। देखो स्ट्रेट लाइन भी बनाया है, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है, और प्रेशर को कांस्टेंट भी बोला है। तो और ऑप्शन देखने की आपको जरूरत ही नहीं है बेटा, पहला वाला बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। एक और चीज बनती है इसमें, देखो एक और चीज बताता हूं मैं। आपने बोला PV बराबर nRT है ना, अब एक काम करो, P को इधर रखो, NR के नीचे आप V को ले जाओ। किसको ले जाओ बेटा? V को ले जाओ। ठीक है सर, V को ले आया मैं, तो इधर बच गया यहां पे T है ना। अब अगर मैं बोलता हूं बेटा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस बार क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। देखो N और R तो बचपन से कांस्टेंट है, मैंने वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दिया, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट हो गया। अच्छा सर, तो P बराबर सम कांस्टेंट इनटू T। ओके सर। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं बेटा जहां पे P इधर हो, T इधर हो, तो सोचिए y बराबर mx को फिर से सेटिस्फाई कर रहा है, y बराबर mx है ना, बट इस बार यहां पे P है, यहां पे T है। देखो P है और T है, तो PT ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन कंडीशन ये है कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो लिख दो वॉल्यूम कांस्टेंट। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि पीटी ग्राफ कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और आपका वीटी ग्राफ ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए तब, है ना, तब आपका कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। समझ आ रहा है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ तो पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कांस्टेंट प्रेशर हुआ तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये दोनों चीजें आप जरा याद रखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो लिखते जाओ क्या क्या गिवन है। V1 गिवन है, ठीक है, V1 गिवन है। कितना है V1? 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 इंटू 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में, है ना, 10 की पावर -2 मीटर होता है। लेकिन यहां पे तो क्यूब है बेटा, क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को मुझे कन्वर्ट करना है, तो यहां पे भी क्यूब आ जाएगा, तो ये बनेगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो मैं यहां पे लिखूंगा 10 की पावर में -6, ये बन जाएगा मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन वगैरह तो आता है ना तुम्हें, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कैसे जाओगे, है ना, 10 की पावर -6 करके, ठीक है। तो ये एयर बबल था, राइज करता है फ्रॉम बॉटम ऑफ लेक 40 मीटर डीप। अच्छा, डेप्थ जो है वो 40 मीटर है, तो अगर 40 मीटर में प्रेशर निकालो तो कितना आएगा? प्रेशर कितना आएगा? देखो प्रेशर में दो चीजें आएंगी, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा 1.013 10 की पावर 5, ये तो आएगा ही आएगा, एटमॉस्फेरिक आएगा ही आएगा, प्लस रो जी एच, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में सीखा होगा, है ना, रो जी एच भी जुड़ जाता है ना। तो ये एटमॉस्फेरिक है और ये गेज बोलते हैं, दोनों मिला के एब्सोल्यूट मिलता है ना, एटमॉस्फेरिक प्लस गेज दोनों मिला के एब्सोल्यूट। तो 40 मीटर की डेप्थ पे कितना प्रेशर आएगा? तो एटमॉस्फेरिक तो इतना होता है पास्कल में, प्लस रो जी एच। अब रो जी एच को आप कितना लिखोगे? देखो रो यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3, है ना, 1000 होता है ना डेंसिटी ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब। जी को आप बेटा 10 ले लो चलो, है ना, और डेप्थ हो गया आपका, एच हो गया आपका 40। तो आपको
डेप्थ पे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, प्रेशर आप निकाल लोगे यहां से, और टेम्परेचर भी गिवन है। देखो टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर को आप T1 लिख लो, T1 हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो भाई, है ना, तो 273 प्लस 12 करो, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 2, तो ये आ जाएगा आपका 285 केल्विन। तो यार पहले तो ना जो गिवन है उसको लिख लेना चाहिए, है ना। तो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल प्रेशर है और इनिशियल टेम्परेचर है। अब वो बोलता है कि कितना वॉल्यूम ग्रो कर जाएगा ये, कितने वॉल्यूम पे पहुंच जाएगा ये व्हेन इट रीचेस द सरफेस। अच्छा, तो पानी में पहले अंदर डूबा हुआ था, है ना, अब वो सरफेस पे आ गया। तो बेटा जब सरफेस पे आया तो मेरे को वॉल्यूम निकालना है, उसको मैं V2 बोल लेता हूं, ठीक है, V2 पता करना है मुझे। अच्छा, प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा सरफेस पे आने के बाद, सोचो, सरफेस पे आने के बाद एटमॉस्फेरिक, सरफेस पे तो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना, दैट विल बी 1.013 इंटू 10 की पावर 5, है ना, पास्कल, सिर्फ इतना। अब तो डेप्थ नहीं है ना, सिर्फ सरफेस है ना, तो सिर्फ इतना, ठीक है, पास्कल में। अच्छा, टेम्परेचर कितना है सर वहां का, बोलता है कितना है टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस। तो वही बात हो गई, 273 में आप 35 जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 7 और 3 10, 0, तो यहां पे आ जाएगा 308, है ना, सही बोल रहा हूं ना मैं, ये 8 हो गया और ये आपका 7 और 3 10 हो गया, 0 1 308, ठीक है। अब बोलो बेटा कैसे सॉल्व करोगे। यहां का वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर गिवन है डेप्थ का, और ऊपर आने के बाद वॉल्यूम तुम्हें निकालना है, प्रेशर टेम्परेचर गिवन है। पता कैसे सॉल्व होगा, देखो, ना तो मास कम होगा ना ज्यादा होगा एयर बबल का, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, बट मास तो उतना ही रहेगा। मास उतना ही रहेगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स उतना ही रहेगा, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स उतना ही रहेगा का क्या मतलब है, पीवी बराबर एनआरटी में आर तो चलो कांस्टेंट था ही, एन भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आर तो कांस्टेंट था ही, एन भी कांस्टेंट, इसका मतलब बेटा पीवी बाई टी बराबर कांस्टेंट, सही है ना। अरे यार एन भी कांस्टेंट करना है, कोई मास में चेंज नहीं आ रहा, नंबर ऑफ मोल में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, कांस्टेंट बराबर पीवी बाई टी, कांस्टेंट बराबर ये कांस्टेंट हो गया पीवी बाई टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, अगर पीवी बाई टी कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हैं सर, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2, ऐसे सॉल्व होगा बेटा ये, है ना। अब P1 की वैल्यू आप डाल दोगे, ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है मैं मानता हूं, P1 की वैल्यू आप यहां से डाल दोगे कैलकुलेट करके। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो बेटा P1 को, तो देखो ये P1 सारा अपना कैलकुलेट करके कुछ इतना आता है 493300, ठीक है। तो यहाँ पे P1 के जगह पे आ जाएगा 493300। V1 कितना है 1 इंटू 10 की पावर में -6। T1 कितना है 285 है मेरे ख्याल से, है ना, 285 है बेटा, हाँ 285 है बिल्कुल, बराबर P2 कितना है बेटा, P2 है 1.013 इंटू 10 की पावर में 5। V2 मुझे निकालना है, और T2 कितना है बेटे 308। इसको सॉल्व करोगे तो आपको V2 मिल जाएगा, ठीक है। द मोमेंट यू सॉल्व इट यू विल गेट V2। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे थोड़ा सा टाइम लगा के, ठीक है। सो वंस यू सॉल्व एवरीथिंग, है ना, थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे, इतना आ जाएगा 5.3 10 की पावर में -6। अच्छा क्वेश्चन था ना, आगे बढ़े, चलिए। बोल रहा है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ गिवन है। अच्छा अभी अभी मैंने बताया था बेटा कि पीटी ग्राफ, है ना, पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनता है तब जब क्या कांस्टेंट हो, पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कब बनता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो यहां पे पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो 3 और 4 पे भी ये भी आपका कांस्टेंट वॉल्यूम देगा, है ना। बहुत सारे कांस्टेंट वॉल्यूम बन सकते हैं, ये भी एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये भी एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये भी एक कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये सारे लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन आपको कांस्टेंट वॉल्यूम देंगे। हमको तो 2 ही गिवन है बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, एक ये और एक ये। तो यार एक बात तो मैं समझ गया कि अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो 1 और 2 का वॉल्यूम सेम होगा और 3 और 4 का भी सेम होगा। तो या तो ऑप्शन सी है
है ना, 1 और 2 का सेम, 3 और 4 का सेम, या तो ऑप्शन डी है 1 और 2 का सेम, 3 और 4 का सेम। लेकिन अब इसमें मेरे को पता करना है कि 2 और 3 में कौन ज्यादा है कौन कम है ना, ये वॉल्यूम ज्यादा है कि ये वॉल्यूम ज्यादा है। अब देखो बेटा, पीवी बराबर एनआरटी, यही था, हाँ सर। तो प्रेशर बराबर हो गया एनआर बाई वी इंटू टी, है ना, बिल्कुल सर। ये क्या बता रहा है, देखो ये y बराबर mx का फॉर्मेट है कि नहीं है बेटा। देखो ना, प्रेशर के जगह पे y है y, और t के जगह पे x है x, तो y बराबर mx हो गया। ये m जो होता है बेटा, ये मेरे को स्लोप बताता है। तो सोचो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो स्लोप कितना आ रहा है, ये आ रहा है स्लोप nr बाई वी, है ना, यहां पे लिखता हूं मैं, देखो मेरा स्लोप आ रहा है m के जगह पे nr डिवाइडेड बाई वी। अच्छा जी, अब सोचो इसका स्लोप कम है, कम एंगल है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो सोचते हैं स्लोप ज्यादा कम कब होगा। देखो n और r तो कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी बेटा, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो सर स्लोप तो कम हो जाएगा। अच्छा, इनवर्स है स्लोप और वॉल्यूम एक दूसरे के। स्लोप का फॉर्मूला nr बाई वी है, तो स्लोप v के इनवर्स है। तो मैं समझ गया, जहां पे स्लोप मेरे को कम मिल रहा है वो एक्चुअली ज्यादा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप कम कहां है, यहां पे, ये स्लोप कम है बेटा, तो ये वॉल्यूम एक्चुअली ज्यादा होगा। तो ये वॉल्यूम v2 हो गया, ये v3 है, v3 से v2 ज्यादा होगा, है ना। फिर से बताऊं, स्लोप और वॉल्यूम इनवर्स है, जहां स्लोप कम वहां वॉल्यूम ज्यादा। तो स्लोप कम कहां है, यहां 1 या 2 जो भी कह लो आप, इसमें स्लोप कम है बेटा, एंगल कम है, तो यहां का वॉल्यूम ज्यादा, तो v2 ज्यादा, v2 ज्यादा मतलब ये वाला सी ऑप्शन, है ना, ये आंसर है आपका। तो ये वॉल्यूम इससे ज्यादा है ना। 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 4 बराबर हैं, लेकिन 2 या फिर 1 3 या फिर 4 से ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑक्सीजन, इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब वही आइडियल गैस इक्वेशन की वो बात कर रहा है। ठीक है, बोलता है 5 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बताइए कौन सा इक्वेशन ऑफ स्टेट सही है। देखो यार, मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल बराबर एक्चुअल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बोला था ना, हाँ सर, बिल्कुल सर। तो सोचो एक्चुअल मास कितना गिवन है बेटा ऑक्सीजन का, 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन O2 है ना, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 32, दोनों ग्राम पर मोल, तो यूनिट कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, है ना, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है 5/32, एक्चुअल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 5 एक्चुअल मास है, मॉलिक्यूलर वेट 32 है। अब मेरे पास जब n आ गया तो मैं लिख दूंगा PV बराबर nRT, n कितना है 5/32, RT उतार दो, है ना, ये आंसर हो गया आपका। PV बराबर nRT, है ना, कोई RT है क्या क्लास में, तो 5/32 RT, ठीक है, यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रैवल विदाउट कोलाइडिंग इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। होता क्या है बेसिकली, जब मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट करके इधर उधर घूम रहे होते हैं, है ना, तो मान लो एक कोलिजन हुआ, ढूम, अब उसके बाद थोड़ा देर उसको आराम करने का मौका मिलेगा। एक कोलिजन के बाद एक कोलिजन हुआ, ढूम, अब वो आराम कर रहा है, अभी कोलिजन नहीं हो रहा, कोलिजन नहीं हो रहा, फिर थोड़ी देर बाद एक और कोलिजन हो गया। तो जो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में खाली टाइम था उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और जो खाली पाथ था, जितना वो ट्रैवल किया विदाउट कोलाइडिंग, वो होता है बेटा मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ये है बेटा, लैम्डा यानी कि मीन फ्री पाथ, डायरेक्ट आपको याद करना है, आरती, है ना, आरती अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर एन ए इंटू पी। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आर तो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो आप जानते ही हो। टी बेटे आपका क्या है, टेम्परेचर है केल्विन में, जानते हो आप। √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। डी होता है बेटा डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, डी होता है बेटे डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, Na क्या है सर, एवोगाड्रोस नंबर, और P क्या है बेटे बोलो, प्रेशर इन पास्कल।
अब एक बार नीट में क्वेश्चन आया, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आया, लेकिन उसका पूरा फॉर्मेट अलग था। तो कई बच्चों को लगा अरे यार सर ने तो मेरे को ये वाला पढ़ाया था, नीट में तो ऊपर 1 था, यहां पे 1 था। तो नीट वालों ने क्या किया था, देखो आपने एक फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा बेटा, यहां पे देखो आइडियल गैस इक्वेशन में मैंने आपको 2 फॉर्मूले सिखाए थे, है ना। मैं आपको दिखाता हूं एक बार, 2 फॉर्मूले मैंने सिखाए थे। देखो एक ये था डेंसिटी का, और एक ये था बेटा पीवी बराबर एन के बी इंटू टी, है ना। या फिर आप ऐसा कह लो, इसको मैं अगर दोबारा वहां पे लिख दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मैं लिखता हूं वहां पे चल के, चलो तो इसको ले चलते हैं वहां पे, है ना, क्वेश्चन के पास चलते हैं बेटा, मतलब फॉर्मूले के पास चलते हैं, वहीं पे करते हैं जो भी करना है ना। अब देखो बेटा नीट ने क्या किया था, आप समझो उसको, है ना। देखो पीवी बराबर एनआरटी होता है, हाँ सर। उन्होंने बोला पीवी को ऐसा लिख लो एन अपॉन एन ए इंटू आरती, है ना, इंटू आरती। अच्छा अब आप क्या करो, एन ए को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा सर पी एन ए और एन अपॉन वी इंटू आरती, है ना, एन अपॉन वी इंटू आरती। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई, नहीं ना। एन को एन अपॉन एन ए लिखा है, एन ए को मैं इधर ले आया और एन बाई वी को इधर छोड़ दिया। अब देखना, अगर मैं एक और छोटा सा काम करूं, ये जो आरती मैडम है इनको मैं इसके नीचे ले आऊं तो क्या मिलेगा, पी एन ए अपॉन आरती मैडम बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है बेटा, एन बाई वी, एन बाई वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को उन्होंने स्मॉल एन बोला नीट में। जनरली स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन वो अलग चीज है नंबर ऑफ मोल्स। इन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम को मैं एन बोल रहा हूं। मैं लिख देता हूं, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब ध्यान से इस फॉर्मूले को देखना, ठीक है। ये क्या था बेटा, आर टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन ए इंटू पी। क्या मैं एक छोटा सा चेंज कर सकता हूं, क्या चेंज सर, ये चेंज बेटा कि इस आर टी को यहां पे लिख लेता हूं नीचे लाके। सिंपल मैथ्स है सर, है ना, कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। यहां पे 1 बच जाएगा ऊपर। एक काम तो ये किया नीट ने, ठीक है, आरती को नीचे लिख दिया, ये जो आरती है उसको इसके नीचे लिख दिया। एक ही बात है ना, ये आरती ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे लिखा, नीचे लिख के बोला कि भाई ये देखो पी एन ए अपॉन आरती। अरे वाह, पी एन ए अपॉन आरती ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, यहां से देखो आइडियल गैस इक्वेशन से एन बाई वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि स्मॉल एन। तो इसको नीट ने बोला स्मॉल एन, इसको नीट ने बोला बेटा स्मॉल एन। इसको पूरे को हटाया, है ना, पूरे को हटाया और बोला कि ये स्मॉल एन है। अरे पूरे को हटा के बोला कि ये स्मॉल एन है ना। और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। ये था मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला जो नीट के एग्जाम में आया था। अब जो बच्चे ये पढ़ के गए थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यार सर ने तो मेरे को ये पढ़ाया था, यहां तो ये आ गया। लेकिन उन बच्चों ने भी कर लिया था जिन्होंने डी स्क्वायर पे ध्यान दिया, क्योंकि एक ही ऑप्शन में डी स्क्वायर था, तो समझ गए अच्छा डी स्क्वायर तो पक्का आएगा, तो यही वाला ऑप्शन है। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता था, है ना। तो यहां से आ रहा है बेटा, है ना, पी एन ए बाई आरती को लिख सकते हैं एन बाई वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, दैट बिकम्स एन, स्मॉल एन। और यहां पे आ गया एन ए अपॉन आरती, उसको लिख लिया मैंने स्मॉल एन, सिंपल। तो ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है ना, बोथ आर करेक्ट। अब मैं आपको ईयर बताता हूं कब आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 बार आया है, मेरे ख्याल से बेटा 2 बार आया है। तो एक बार तो बेटा आया है 2021 में, मैच द कॉलम वाला आया है ना। और एक बार और आया है ये क्वेश्चन, हाँ ये मिल गया, 2020 में आया, सॉरी 21 नहीं 20 में आया है। 20 में 2 बार दिखा रहा है इसमें, है ना, फेज 2 फेज 1 में। अच्छा वो कोविड के चलते 2 बार हुआ था ना।
तो पहले वाले में भी आया, दूसरे वाले में भी आया, ठीक है। तो 2020 का PYQ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, है ना, आंसर करना है इसका बेटा। हाँ, क्या क्या बोल रहा है देखो, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे को तो पहला वाला ही सही लग रहा है यार, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, सही तो है। देखो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, लैम्डा इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू इट। पहला ही सही है बेटा, है ना, बिल्कुल सही है सर। हाँ, दूसरा देखना सर क्या गलत है उसमें, है ना, देखते हैं। देखो दूसरे में बोल रहा है इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। डायमीटर के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं है, डायमीटर स्क्वायर के होता है, डायमीटर स्क्वायर के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है ना बेटा। हाँ, डायमीटर स्क्वायर, तो ये गलत हो गया। अब बाकी सारे भी गलत ही होंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। यस, अब है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। देखो बेटा, मैंने क्या बोला था कि जो अगर आपने एक डब्बे में गैस भर दी, है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग होगी, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग होगी। मान लो बेटा एक मॉलिक्यूल है, उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, अच्छा, दूसरी है उसकी है 3 मीटर पर सेकेंड, तीसरी है बेटा उसकी है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। अब अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल जब गैस का बताना है तो कोई एक स्पीड बतानी पड़ेगी। तो हम या तो इसका आरएमएस निकाल लेते हैं, या तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एक और चीज होती है मोस्ट प्रोबेबल, जो मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखते हैं आरएमएस कैसे निकाला जाता है। आरएमएस निकालने के लिए उल्टा चलो, आप सबसे पहले स्क्वायर करो, ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर करो। ये आपने एसी चैप्टर में भी सीखा होगा बेटा। फिर एम यानी कि फिर आप उसका मीन निकालो, फिर आर यानी कि उसका आप रूट ले लो, रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस कैलकुलेट करने के लिए पहले स्क्वायर लेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर रूट लेंगे। तो देखो अगर मैं सभी का स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। अब जो स्क्वायर हो गया उसका मीन निकालना है, तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 है ना, 3 स्क्वायर यानी कि 9 है, 4 स्क्वायर यानी कि 16 है। तो इन तीनों का मीन कितना होगा, तो मीन ऐसे निकलेगा बेटा 4 + 9 + 16 डिवाइडेड बाई 3, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो देखो ये स्क्वायर हुआ पहला स्टेप, पहला स्टेप। ये मीन निकला दूसरा स्टेप। मीन कितना आ रहा है देखो, 16 और 9 25, 25 है ना, 25 25 + 4 29, 29 अपॉन 3 29/3, इतना आ रहा है मीन। अब लास्ट है बेटा रूट ले लो, तो रूट में ये जब लिखोगे आप तो 29/3 ये आपका आरएमएस वेलोसिटी है। तो आज के बाद आपको 2 वैल्यूज देके 3 वैल्यूज देके आरएमएस पूछेगा तो कैसे निकालोगे। मान लो बोलेगा एक वैल्यू 4 है और दूसरी वैल्यू भी 4 है, इसका आरएमएस निकालो। तो पहला स्टेप आप इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16, स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों का मीन निकालोगे, 16 + 16 डिवाइडेड बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 32/2 यानी कि अगेन 16। अब आप इसका फिर से रूट ले लोगे तो रूट 4 हो जाएगा, ये आरएमएस वैल्यू है। स्क्वायर करो, मीन निकालो और उसके बाद फिर रूट ले लो, ठीक है। अच्छा, एवरेज तो आप सब जानते हैं, तीनों को जोड़ो, कोई स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं लेना है, एवरेज चाहिए, है ना बेटा, एवरेज चाहिए। तो 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, है ना, जोड़ के डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। आरएमएस का और सभी का फॉर्मूला यहां पे लिखा है, एक बार आप इसको देखो, मैं 1 सेकेंड में आया।
हाँ जी, तो बेटा हमें क्या करना है, हमें डेरिवेशन नहीं करना है ना, सीधा अपने को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो देखो तीनों फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, तीन टाइप की वेलोसिटी हम यहां पे पढ़ेंगे। ओके, पहला है वी आर एम एस, इसका फॉर्मूला होता है बेटा √3RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। सारे टर्म्स आपको पता है बेटा, 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, आपने वेव्स चैप्टर अभी भी खत्म किया है एसीपी सर के साथ, है ना, तो आपने वहां पे ऐसा ही एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। किसका फॉर्मूला पढ़ा है सर? साउंड का स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज गिवन बाय गामा RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। पढ़ा है ना बेटा। इसमें कुछ मिस्टेक्स आप करते हो, वो नहीं करना है। क्या है मैं बताता हूं। मान लो आपको नाइट्रोजन का आरएमएस निकालना है, नाइट्रोजन, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 28, तो आप यहां पे सीधा 28 डाल देते हो। 28 नहीं डालना है, यहां पे आपको डालना है 28 इंटू 10 की पावर में -3, बिकॉज एसआई यूनिट में रखेंगे आप सारी चीजें, है ना। आर भी एसआई यूनिट में होगा, टी भी एसआई यूनिट में होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट भी एसआई यूनिट में ही होगा, विच इज केजी पर मोल, नॉट ग्राम पर मोल, है ना। जनरली ये आप जब 28 लिखते हो दैट इज इन ग्राम पर मोल, है ना। आपको 28 इंटू 10 की पावर -3 करना पड़ेगा। ये चीज आपने वहां पे भी किया होगा बेटा, साउंड में भी, है ना। रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स गामा होता है, और है ना यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिलेट करने के लिए मैं आपको बता रहा था, है ना। अच्छा, अब देखो ये तो हो गया आपका आरएमएस, है ना, ये तो हो गया आपका आरएमएस। अगर आप एवरेज निकालोगे, वी एवरेज, है ना, वी एवरेज, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 8/π/RT/mw। देखो बाकी सब सेम है, RT/mw, RT/mw वो सब सेम है, बस ये फैक्टर चेंज हो रहा है, यहां 3 है तो यहां 8/π आ गया, है ना। और एक लास्ट होता है बेटा वी मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा √2RT/m0 या फिर mw जो भी है ना। तो इसमें 3 आया, इसमें 8/π आया जो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, और ये 2 आया। बताओ सेम टेम्परेचर पे, सेम गैस पे किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी? सबसे बड़ा फैक्टर कहां मल्टीप्लाई हो रहा है? यहां 3 सबसे बड़ा फैक्टर इन तीनों में से, है ना। तो सबसे पहला R आएगा, सबसे बड़ा RMS होता है। उसके बाद कौन है बेटा? 8/π है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना। तो उसके बाद आता है बेटा A, है ना, और लास्ट में यहां पे 2 है, सबसे छोटा है, तो ये आता है बेटा M, राम, है ना, रैम, राम, व्हाटएवर, जैसे आप याद रखो, ठीक है। तो ये है आपका ट्रिक टू रिमेंबर कि सबसे ज्यादा कौन सा वेलोसिटी होता है गिवन टेम्परेचर, गिवन गैस के लिए, फिर एवरेज आता है, फिर आपका मोस्ट प्रोबेबल आता है। अच्छा, ये तो आप समझ गए कैसे निकालते हैं, है ना। स्क्वायर करो, मीन निकालो, रूट ले लो। एवरेज आप बचपन से जानते हो, सभी वेलोसिटीज को जोड़ो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। सर ये क्या चीज है सर मोस्ट प्रोबेबल? देखो मैं बताता हूं। मान लो एक डब्बा है और डब्बे में गैस है, ठीक है। गैस में एक मॉलिक्यूल की स्पीड है 3, दूसरे की है 2, तीसरे की है 5, चौथे की भी है 5, फिर है आपका 2, फिर है आपका 5, फिर है आपका 1, फिर है आपका 5, फिर है आपका 3, फिर है आपका 5, फिर है आपका 5, फिर है 5, फिर है 5। तो ये स्पीड्स हैं सारी। तो आपने एक प्रोबेबिलिटी बचपन में सीखा होगा बेटा, अगर मैं आंख बंद करके इसमें से एक मॉलिक्यूल बाहर निकालता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 5 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि 5 सबसे ज्यादा नंबर में है ना। तो चांस बनेगा कि अगर आप रैंडमली एक को उठाओगे तो उसकी स्पीड 5 निकलेगी, क्योंकि है तो उसमें 2 वाले भी, 3 वाले भी, 1 वाले भी, वो भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से हैं बेटा? 5 वाले हैं। तो अगर मैं आंख बंद करके एक मॉलिक्यूल ऐसे निकालूं तो उसकी रफ्तार कितनी होगी? 5 होगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वी मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? 5 मीटर पर सेकंड की है।
ऐसा भी कह सकते हो v मोस्ट प्रोबेबल वो वेलोसिटी है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मैक्सिमम विथ दिस स्पीड। समझ आ रहा है? इस स्पीड के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं गैस के अंदर। 2 वाले भी हैं बट कम हैं, 1-2 हैं, है ना। 3 वाले भी 2-3 ही हैं, बट 5 वाले देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 11 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यार इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा हैं। ये बेसिकली मेजॉरिटी में है, ऐसा कह लो आप। 5 मीटर पर सेकेंड वाला मेजॉरिटी में है। तो अगर आप एक रैंडम मॉलिक्यूल निकालोगे तो उसकी रफ्तार 5 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अधिक है ना। अच्छा, मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया जहां पे उन्होंने वेलोसिटीज को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट किया ऐसे। अब देखो इधर है बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इधर क्या है बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं फ्रैक्शन में, और इधर है बेटा वेलोसिटी। तो उन्होंने देखा कि ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, देखो ड्र ड्र, है ना, ये देखो ड्र ड्र। तो सोचो यहां पे आपको सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं क्या, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन दिख रहा है क्या बेटा, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन दिख रहा है क्या मॉलिक्यूल्स का? हाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वही आपका मोस्ट प्रोबेबल है ना। तो v मोस्ट प्रोबेबल वो वेलोसिटी है जिसके सबसे अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं गैस के अंदर। अब जैसे इस केस में वो v मोस्ट प्रोबेबल 5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि 5 के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं इस गैस के अंदर, तो v मोस्ट प्रोबेबल 5 हो गया। तो देखो 5 में आप देखो कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अच्छा, v मोस्ट प्रोबेबल के पहले एवरेज आता है, सॉरी उसके बाद एवरेज आता है, उसके बाद आरएमएस आता है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल के बाद यहां पे कहीं पे एवरेज आएगा और यहां कहीं पे आपका आरएमएस आएगा, क्योंकि आपने देखा था ना आरएमएस सबसे बड़ा होता है, आरएमएस सबसे बड़ा होता है, तो देखो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी है। फिर एवरेज होता है राम, आर ए फिर एम, है ना। तो यहां पे एवरेज, यहां पे आरएमएस, ठीक है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी आरएमएस होती है, ठीक है ना। यस, तो ऐसे आप ग्राफ भी समझ गए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रेशर इक्वेशन, है ना, अगेन डेरिवेशन एंड ऑल नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। गैस में जो प्रेशर होता है बेटा उसका फॉर्मूला है 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू वी आरएमएस का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू वी आरएमएस का स्क्वायर। ओके जी सर, समझ आ गया। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, प्रेशर बराबर 1/3, डेंसिटी को मैं लिख लूं बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। ये टोटल मास है, ये टोटल वॉल्यूम है। अब ये V ये भी है, V ये भी है, तो एक काम करो स्पीड को आप C लिख लो, कंफ्यूजन नहीं आएगा। स्पीड को आप C लिख लो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट को C नहीं लिखते हो क्या, लिखते हो ना, वैसा लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ये V है, ये भी V है, आप कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा वॉल्यूम कौन सा स्पीड है ना। तो ये हो गया C² RMS, ठीक है सर। अब एक छोटा सा काम कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं बेटा ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और नीचे भी 2 से। कोई फर्क पड़ेगा क्या अगर आप ऊपर भी 2 ले आओ नीचे भी 2 ले आओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, है ना। लेकिन कुछ फायदा होगा उससे। क्या फायदा होगा सर? देखो ये बन गया 2/3, ये बन गया आपका 2/3, है ना। अच्छा, अब देखो ये बन गया 1/v, ये देखो 1/v बन गया वॉल्यूम, है ना। उसके अलावा क्या बच रहा है, यहां पे 1/2 है, 1/2 m C² RMS। और ये क्या है सर? ये तो है हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये कहलाती है इंटरनल एनर्जी, हाफ mv² एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। वही काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी बन जाती है गैस की, वही काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी बन जाती है गैस की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा P बराबर 2/3 1/v
काइनेटिक एनर्जी लिख लो, चलो कोई नहीं, है ना, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है 3/2 PV। तो किसी गैस में अगर आपको बोले काइनेटिक एनर्जी निकालो, अगर आपको बोले इंटरनल एनर्जी निकालो, तो यही फॉर्मूला है 3/2 P इंटू वी, 3/2 P इंटू वी, ठीक है। अच्छा, इसके अलग अलग रूप हैं बेटा। 3/2 PV, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 3/2 nRT। कैसे आया सर ये, PV बराबर nRT होता है। बिल्कुल सर, है ना, तो सही बात है, ऐसा लिख लो आप। अब ये है बेटा टोटल गैस का, पूरे गैस का, है ना, यानी कि n मोल का एनर्जी, n मोल का एनर्जी है। अच्छा, कोई आपसे बोले कि नहीं मेरे को n मोल का नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मोल का एनर्जी दे दो आप, जस्ट 1 मोल का, 1 मोल, है ना। तो बेटा अगर 1 मोल बोलेगा तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ये कितना आएगा, देखो 3/2, n को 1 ले लो, आरती, आरती उतार दो बस, है ना, समझ रहे हो ना। n मोल का ये है टोटल एनर्जी, ये है, बट अगर बोलेगा 1 मोल की एनर्जी चाहिए तो ये आंसर है। अच्छा, कई बार ऐसा भी बोल देता है कि मेरे को 1 मोल नहीं चाहिए, मेरे को 1 मॉलिक्यूल का एनर्जी चाहिए। अरे बाप रे, 1 मॉलिक्यूल का। तो देखो हम लोग ऐसा बोलते हैं बेटा कि किसी भी गैस के 1 मोल का मतलब है Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अरे यही तो होता है, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ये जो एनर्जी है ये इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। तुमको 1 मॉलिक्यूल की चाहिए तो इससे डिवाइड कर दो। अरे यार ऐसा बोलो, मान लो बोल रहा है कि 3/2 RT जो है वो 5 मॉलिक्यूल की एनर्जी है, 5 मॉलिक्यूल की, तो 1 मॉलिक्यूल की कितनी होगी, ये अगर 5 मॉलिक्यूल की है तो 1 मॉलिक्यूल की कितनी होगी, तो उसको 5 से डिवाइड तो करोगे ना। हाँ सर समझ आया। तो सोचो 3/2 RT 1 मोल यानी कि Na मॉलिक्यूल की एनर्जी है, तो 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी में Na से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल बराबर 3/2 RT डिवाइडेड बाई Na होगा। चमका, ये 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गई। अब R/Na क्या होता है, Kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पहले ही बताया था। तो 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी आ जाएगी 3/2 Kb इंटू टी। ले बेटा, ठीक है, 3/2 Kb इंटू टी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर। n मोल बोलेगा ये फॉर्मूला है, 1 मोल बोलेगा ये फॉर्मूला है, 1 मॉलिक्यूल बोलेगा ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको 2 फॉर्मूले दिए, प्रेशर बराबर 1/3 ऑफ डेंसिटी इंटू VRMS का स्क्वायर, है ना। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला मैंने दिया VRMS बराबर √3RT बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं आपके लिए, सुनिएगा, एग्जामिनर आपको कहां फंसाता है, सुनिएगा, ठीक है। इफ प्रेशर ऑफ गैस इज मेड ट्वाइस, प्रेशर को क्या कर दिया बेटा मैंने, ट्वाइस, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। मैं प्रेशर को डबल कर रहा हूं लेकिन टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो बताइए VRMS का क्या होगा। अगर पहले VRMS V था तो ये बाद में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सेम रहेगा, है ना, आपने प्रेशर को डबल किया सेम रहेगा। ऑप्शन बी √2 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन सी डबल हो जाएगा, या ऑप्शन डी 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर इनिशियल VRMS V था तो प्रेशर को डबल करने से कांस्टेंट टेम्परेचर पे V का क्या हो जाएगा, VRMS का, है ना।
तो कई बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं कि सर देखो वी आर एम एस यहाँ है, प्रेशर यहाँ है, आपने प्रेशर को डबल किया, ये स्क्वायर इधर गया, रूट बना, रूट 2 टाइम्स, है ना, रूट 2 टाइम्स। गलत है बेटा। कैसे गलत है सर? मैं अभी अच्छे से समझाता हूं आपको। ये याद रखना, ये साउंड में भी काम आता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इस कंडीशन में सेम रहेगा। आप प्रेशर डबल करो लेकिन टेम्परेचर सेम रखो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको सेम मिलेगा। देखो क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा कि द डेंसिटी ऑफ गैस बराबर प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय आरटी, है ना, आरटी, आरटी, है ना। बस एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, है ना, मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए मैं प्रेशर को डबल करता हूं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को डबल करता हूं, तो बेटा अगर यहां 2 का फैक्टर आएगा तो यहां भी तो 2 का फैक्टर आएगा। नहीं समझे? देखो ऐसे बोलो, आप ऐसे बोलो, बेटर तरीका बताता हूं। मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट हो गया, गायब हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, टी कांस्टेंट हो गया, सब कांस्टेंट है, तो बेटा डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। सही है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमेशा याद रखिए कांस्टेंट टेम्परेचर वर्ड जैसे ही यूज हुआ, जैसे ही यूज हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर वर्ड, आपका डेंसिटी और प्रेशर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सोचो अगर मैं प्रेशर को डबल करूंगा तो डेंसिटी भी डबल होगी, डेंसिटी भी डबल होगी। तो सोचो अगर मैंने प्रेशर को डबल किया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर डबल हुआ, डेंसिटी भी डबल हुई, तो ये 2 और 2 तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो वीआरएमएस को कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। वीआरएमएस बैठ के आराम से देख रहा है, ये भी डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, साथ साथ में दोनों डबल हुए, प्रेशर डबल हुआ तो डेंसिटी भी डबल हुई, है ना, यहां से देख लो, तो 2 तो कैंसिल हो गया, वीआरएमएस सेम रहेगा। तो आपका जो आंसर है ना बेटा इस क्वेश्चन का, वो है वीआरएमएस सेम रहेगा। इसको यहां से भी कर सकते थे आप, है ना। देखो वीआरएमएस सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, वीआरएमएस कांस्टेंट, है ना। लेकिन डाउट ये आ जाता है कई बार बच्चों को कि सर उसने बोला था प्रेशर को डबल करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट, सर आप इससे तो समझा दोगे, चलो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वीआरएमएस सेम हो गया, बट सर प्रेशर डबल भी तो हो रहा है, तो यहां से भी तो समझाओ, यहां पे प्रेशर डबल हो रहा है सर, तो वीआरएमएस तो चेंज हो जाएगा। नहीं होगा बेटे, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी भी उतने ही फैक्टर से चेंज होगी अकॉर्डिंग टू डेंसिटी वाला फॉर्मूला। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेंसिटी प्रेशर प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर डबल हुआ, डेंसिटी भी साथ साथ में डबल हुई, सेम फैक्टर से 2 और 2 कैंसिल हो गए, वीआरएमएस रिमेन सेम। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड में भी ये पूछा जाता है, ठीक है, वेव्स चैप्टर में, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये मैंने करवाई दिया आपको सारा, है ना, ये क्वेश्चन हो ही गया अपना, ठीक है। प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? देखो अभी आपने देखा बेटा काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 पीवी पढ़ा था ना, है ना, बिल्कुल। अब देखो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, ठीक है, वॉल्यूम गायब हो गया, कांस्टेंट हो गया, 3/2 कांस्टेंट हो गया, तो मैं देख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा इसको इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी को, है ना, जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है उसको इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। तो मेरा आंसर है बेटा कि प्रेशर प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, तो टोटल इंटरनल एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, दैट इज माय आंसर। क्लियर, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अ गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर एट अ प्रेशर P0 if the mass of molecules is halved and their RMS speed is doubled, then resultant pressure would be, देखो प्रेशर होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। यहां पे उसने नहीं बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है ना, तो आप वो दिमाग मत लगाना जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना डेंसिटी भी बढ़ेगा। यहां पे वो सब नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट वर्ड कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना, तो बस
टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे ही आप बोलोगे कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना डेंसिटी भी बढ़ेगी। यहां बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब है ना। अब देखो बेटा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्रेशर बराबर 1/3 डेंसिटी हो जाएगा बेटा मास अपॉन वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, है ना, वी आर एम एस स्क्वायर। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3, ये टोटल मास था गैस का, कैपिटल एम जो था वो टोटल मास था गैस का, उसको तुम ऐसा लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, स्मॉल एम। सही है। कैपिटल एम क्या था? टोटल मास, सभी मॉलिक्यूल्स का मास। लेकिन ये वही चीज तो बता रहा है ये भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एक मॉलिक्यूल का मास। तो ये भी तो वही चीज दे रहा है ना, एक मॉलिक्यूल के मास को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे, कैपिटल एम ही तो आएगा। तो ऐसा क्यों लिख रहे हो सर आप? उसने बोला है कि मॉलिक्यूल का मास आधा हो रहा है, तो मेरे को मॉलिक्यूल का मास चाहिए ना बेटा फॉर्मूले में, है ना, मॉलिक्यूल का मास चाहिए मेरे को फॉर्मूले में, है ना, इसलिए ऐसा लिखा है अपॉन वॉल्यूम, और यहां पे आ गया वी आर एम एस का स्क्वायर। अब लगा दो क्या बोल रहा है, मास आधा हो रहा है, आर एम एस स्पीड डबल हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एम है और प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस का स्क्वायर भी है, बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया है ना। ठीक है, ये एम चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अब देखो एम में आ रहा है 1/2 का फैक्टर, हाफ हो रहा है, और वी आर एम एस बेटा डबल हो रहा है, तो डबल का स्क्वायर यानी कि 4। सही है, चेक करो चेक करो चेक करो जल्दी से। अरे बेटा मास आधा हो रहा है, आधा, तो 1/2 का फैक्टर आएगा, ये देखो 1/2। आरएमएस डबल हो रहा है, डबल का स्क्वायर तो 4 का फैक्टर आ जाएगा, 4/2 यानी कि 2, 2 का फैक्टर यानी कि 2 टाइम्स हो रहा है प्रेशर, है ना। ये आधा, ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4/2, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा प्रेशर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इतना केजी ऑफ नाइट्रोजन है एक वेसल में है, टेम्परेचर इतना है, कितने टेम्परेचर पे आरएमएस जो है वो डबल हो जाएगा इस टेम्परेचर पे? देखो 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, इस पे मान लीजिए आरएमएस वेलोसिटी v है, तो कितने टेम्परेचर पे आरएमएस वेलोसिटी 2v हो जाएगी? इसका कोई काम नहीं है बेटा, यहां पे आरएमएस वेलोसिटी में मास ऑफ गैस का कोई काम नहीं है। हाँ मॉलिक्यूलर वेट होता है, बट वो भी कैंसिल हो जाएगा जब आप दोनों को कंपेयर करोगे। देखो अब सुनो मेरी बात, वी आर एम एस बराबर √3RT बाई मॉलिक्यूलर वेट। गैस तो आप सेम रख रहे हैं, खाली टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा, R सेम रहेगा। क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि आरएमएस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √T बेटा? देखो ना, सब तो कट गया, 3RMW सब गायब है ना, तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, बचेगा सिर्फ √T बेटे। अब मेरे को आरएमएस वेलोसिटी कितना करना है? डबल, ट्वाइस द आरएमएस वेलोसिटी, इसको मेरे को डबल करना है ना। तो ऐसा लिख लो कि वी आरएमएस का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया मैंने, है ना, यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर ले सकता हूं, बिल्कुल यहां का रूट गायब हो जाएगा। तो सोचो अगर आरएमएस वेलोसिटी को डबल करना है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि टेम्परेचर को 4 टाइम्स करना पड़ेगा, है कि नहीं यार? टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है आरएमएस के स्क्वायर के, तो अगर मैं आरएमएस को डबल करता हूं तो 2 का स्क्वायर यानी कि टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 300, 300 इंटू 4 कितना होता है? 1200 केल्विन, ये आंसर है ए। ठीक है ना, तो आरएमएस को डबल करने के लिए टेम्परेचर को 4 टाइम्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आइए। हाँ, at what temperature RMS velocity of hydrogen is equal to oxygen at 47? देखो ऑक्सीजन का टेम्परेचर है 47, 47 प्लस 273 करो बेटा, कितना आएगा? 27 जोड़ने से 300 आता है, तो 47 जोड़ने से 320 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें लिखूंगा बेटा कि बोला गया है कि आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन बराबर आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन बोला गया मुझे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आरएमएस कितना हो जाएगा? 3RT डिवाइडेड बाई 2, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। लेकिन मैंने आपको बोला था इसमें 10⁻³ भी आएगा।
हालांकि इसमें दोनों साइड में कैंसिल हो जाता, बट फिर भी एक आदत डाल लो कि मॉलिकुलर वेट आप केजी में ही डालो, केजी पर मोल में, है ना। ठीक है, तो 3RT बाई एमडब्ल्यू, एमडब्ल्यू हाइड्रोजन का 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन ही बोला है ना, हाँ हाइड्रोजन बोला है। अब यहां पे आ जाएगा बेटा ऑक्सीजन, तो 3RT, टी कितना है बेटा 320, ऑक्सीजन का टेम्परेचर है 320, 3RT अपॉन 32 इंटू 10 की पावर -3, है ना, 32 इंटू 10 की पावर -3, चमक रहा है। 3RT बाई एम, 3RT बाई एम, दोनों को इक्वेट कर दो, सेम है। अब देखो रूट और रूट तो गायब हो गए जैसे आपने स्क्वायर लिया, ठीक है, 3R और 3R भी गायब हो गए, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 भी गायब हो गया। यहां बचेगा T/2, यहां बचेगा 320/32, ये तो बचेगा, है ना। 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32, 20 आ गया टेम्परेचर, 20 केल्विन बेटा। सॉल्व करके आपका 20 केल्विन आंसर आ गया। ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, आप लोग तो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल? 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है बेटा 1 मोल, है ना। 1 मोल को एक और नाम से जाना जाता है, वो है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो देखो यार, काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 nRT, यही होता है ना। लेकिन वो 1 मोल का पूछ रहा है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल, तो n को आप 1 ले लो, तो आपका आंसर आएगा 3/2 RT, सिंपल। ठीक है, 3/2 RT, वैल्यू सारी डाल दो, आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक, R इसको आप 8 भी ले सकते हैं, T 273, क्योंकि बोला है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो 273। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो 2 moles of a gas 27 mixed with 3 moles of a gas 37, both are monoatomic, तो फिर बताइए टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जब भी ऐसे मिक्सचर का टेम्परेचर पूछे बेटा, N1T1, ये देखो N1T1 प्लस N2T2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, N1 2 मोल है, T1 इतना है, N2 3 मोल है, T2 इतना है, अपॉन N1 प्लस N2, सॉल्व करेंगे 33 आ जाएगा। डन, चलो अब बेटा ये देखो गैस लॉस, है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ। चार्ल्स लॉ, प्रिंस चार्ल्स, है ना, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस में P आता है, प्रेशर कांस्टेंट कर दो। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, चार्ल्स लॉ में आप प्रेशर कांस्टेंट कर दो। प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो PV बराबर nRT था, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो आपको मिलेगा बेटा V/T बराबर कांस्टेंट, है ना, T नीचे आ जाएगा, T इसके नीचे आ जाएगा, V/T, और ये सब कांस्टेंट हो गए। ठीक है, V/T बराबर कांस्टेंट, तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ में बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो PV बराबर nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो PV बराबर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और गे-लुसाक लॉ में अब एक ही चीज तो बची, यहां पे टेम्परेचर, यहां पे प्रेशर, तो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, तो ये बन जाता है P/T बराबर कांस्टेंट, है ना। ठीक है, ये 3 आपके गैस लॉस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, देखो बेटा 3 टाइप के गैसेस होते हैं, ये हो गया आपका मोनोएटॉमिक, सिंगल आपकी तरह। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बेटा 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? कितने डायरेक्शन में ये एनर्जी रख सकता है। तो देखो ये एक्स में ऐसे मूव कर सकता है, वाई में भी कर सकता है, जेड में भी कर सकता है। इसका रोटेशन इनसिग्निफिकेंट है, रोटेशन का वैल्यू नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, घूमेगा पता भी नहीं चलेगा, ट्रांसलेट करेगा पता चलेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है फॉर मोनोएटॉमिक, और ये तीनों के तीनों ट्रांसलेटरी ही होता है। 3T मतलब तीनों के तीनों ट्रांसलेटरी हैं बेटा। अच्छा, ये है बेटा डायटोमिक, है ना, ये है बेटा डायटोमिक। डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बेटा 5, और 5 का ब्रेकअप कैसे है? 3 ट्रांसलेटरी एक्स वाई जेड, और बेटा 2 रोटेटरी या फिर 2 रोटेशन। तो ही रोटेशन होता है ना, इस एक्सिस के अबाउट होगा, इसके अबाउट होगा, इसके अबाउट नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल घूमता हुआ नहीं दिखेगा, जेड के अबाउट, इसके अबाउट, है ना। तो 2 रोटेशन, तो टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5। ठीक है, फिर बेटा पॉली एटॉमिक या फिर ट्राई एटॉमिक, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा 6 होता है।
6 होता है। इसका ब्रेकअप कैसे है, 3 ट्रांसलेशन प्लस 3 रोटेशन, इसमें तीनों रोटेशन सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, तो मोनोएटॉमिक में सिर्फ 3 होंगे, तीनों ट्रांसलेशन वाले होंगे। डायटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है बेटा, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन। पॉलीएटॉमिक में 6 हैं, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन। अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जोड़ना हो तो 2 और जुड़ जाता है, लेकिन फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स को बेटा रिजिड माना जाता है, और रिजिड में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नेग्लेक्टेड होता है। तो आप कह लो वाइब्रेशन वाले सारे नेग्लेक्टेड हैं, अदरवाइज वाइब्रेशन का 2 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये 6 का 8 हो जाएगा बेसिकली, तो हमें वो सब नहीं करना है। ठीक है, वाइब्रेशन इज नेग्लेक्टेड, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नेग्लेक्टेड बेटा। ठीक है, चलो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3, 5 और 6, 3, 5 और 6। अब बेटा सीपी और सीवी क्या होता है? अच्छा, लास्ट क्लास में आपको स्पेसिफिक हीट पढ़ाया था मैंने, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैलोरीमेट्री में पढ़ाया था ना बेटा। हाँ, क्या होता है ये? मान लीजिए आप वाटर का निकाल रहे हैं, तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने भी हीट की आवश्यकता है वो स्पेसिफिक हीट कहलाता है ना। यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट है। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर का एक ही स्पेसिफिक हीट होता है, लेकिन गैसेस के 2 होते हैं स्पेसिफिक हीट, सीपी और सीवी। गैसेस के पास 2 होते हैं बेटा, सीपी और सीवी। सीपी क्या है देखो, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे, किस पे, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए गैस को हीट सप्लाई करो, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में और ज्यादा डिटेल में करेंगे, अभी मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूं। अगर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ना बेटा, तो ये कांस्टेंट प्रेशर होता है। पिस्टन सिलेंडर जैसे सिरिंज होता है, जैसे आप सुई लगाएंगे आगे जाके लोगों को इंजेक्शन लगाएंगे, वो पिस्टन सिलेंडर होता है ना। पिस्टन सिलेंडर इज कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर तुमने इसमें हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया और 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तुम बढ़ाना चाहते हो, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यूनिट मास लिया आपने, यूनिट मास ऑफ गैस ले लिया आपने, उसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, जितने हीट की आवश्यकता होगी वो सीपी है। और यही कांड अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे, मतलब एक क्लोज कंटेनर ले लो बेटा, बंद कर दो चारों तरफ से, है ना, बंद कर दो बेटा इसको चारों तरफ से, इसमें आप गैस को रखो, अब हीट सप्लाई करो। अब जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी यूनिट मास में यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज के लिए, वो होता है सीवी, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। अच्छा, सीपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है बेटा सीवी से, ऐसा क्यों है सर? कुछ लॉजिक है क्या इसके पीछे? सीपी ज्यादा क्यों है सीवी से? देखो, जब तुम यहां हीट देते हो ना, तो 2 चीजों में यूटिलाइज होता है, एक इसका टेम्परेचर बढ़ाने में, एक पिस्टन को ऊपर उठाने में। तो मतलब हीट से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, वर्क भी हो रहा है, 2 काम हो रहे हैं। तो जो हीट में आपको ज्यादा वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसको 2 काम करने हैं, तो इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप एनर्जी दे रहे हो 2 चीजों में यूटिलाइज हो रहा है, तो यहां से आपको ज्यादा एनर्जी भेजनी पड़ेगी, इसीलिए सीपी ज्यादा होता है। सीवी क्या होता है बेटा? यहां तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, वर्क तो होगा नहीं, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क तो 0 हो गया, कोई पिस्टन है ही नहीं जो मूव करेगा। तो जो भी आप हीट भेज रहे हो उसका सिर्फ एक ही काम है, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना। तो ये बोलेगा अरे मैं तो कम में ही काम कर लूंगा, मेरे को क्या जरूरत है ज्यादा की, मेरे को क्यों ज्यादा दे रहे हो, ज्यादा तो तुम इसको दे दो, इस बेचारे को तो 2 काम करने हैं, इसको टेम्परेचर भी बढ़ाना है और पिस्टन को भी उठाना है, 2 काम कर रहा है वो बेचारा, है ना, वर्क भी कर रहा है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रहा है, तो ज्यादा वैल्यू लगेगी, यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी लगेगी, इसलिए सीपी हमेशा ज्यादा होता है सीवी से। दोनों में देखो राइज 1 डिग्री का ही हो रहा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 1 डिग्री बढ़ रहा है, बट वो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मेरे को यहाँ पे ज्यादा हीट देना पड़ रहा है बेटा, और यहाँ पे कम हीट में काम हो जा रहा है। लॉजिक समझे तुम क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो मैं हीट दे रहा हूँ 2 चीजों में यूटिलाइज हो रही है, एक तो टेम्परेचर बढ़ाने में, दूसरा कुछ वर्क में भी जा रहा है।
तो यहाँ पे ज़्यादा हीट लग जाएगा क्योंकि थोड़ा तो हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कम में काम चल जाएगा क्योंकि एक ही काम करना है, खाली टेम्परेचर बढ़ा देना है, खत्म। ठीक है, तो ये कहानी है। Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। अब मेयर्स इक्वेशन है बेटा, एक मेयर्स इक्वेशन है ना। मेयर्स इक्वेशन कहता है कि अगर Cp और Cv को घटाओगे तो R आएगा। ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती थी बेटा? जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ये भी पर मोल में है, ये भी पर मोल में है, पर मोल में है, पर मोल में है सारा। अगर गलती से इसको पर केजी में बोला गया तो Cp माइनस Cv बराबर R बाई मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। याद करो, पहली स्लाइड जब मैं आपको पढ़ा रहा था, दो टाइप के मैंने R आपको पढ़ाए थे। एक पर मोल वाला, इसको बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल, और ये पर केजी वाला, इसको बोलते हैं बेटा अपन कैरेक्टरिस्टिक, है ना, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अगर पर मोल में है, ये भी पर मोल में है, तो ये भी पर मोल में ही रहेगा R 8.3। लेकिन अगर गलती से बोला ये पर यूनिट मास या फिर पर केजी या फिर पर ग्राम है, ये भी पर ग्राम या पर केजी है, तो ये R में भी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक क्वेश्चन ऐसा, ये देखो, ये देखो, CpCv डिनोट स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ऑफ यूनिट मास। ये जो यूनिट मास इसने बोला ना, यही सारा खेल हो गया, है ना। यूनिट मास, पर यूनिट मास ऑफ नाइट्रोजन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 28, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली, देन कौन सा इक्वेशन सही है? ज्यादातर बच्चे इसके साथ चले जाते हैं, लेकिन वो पर यूनिट मास को इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो आप अगर पर यूनिट मास को ध्यान से देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर ये पर यूनिट मास है, मान लो पर ग्राम है, ये भी मान लो पर ग्राम है, तो यहां पे R में भी ग्राम में 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है बेटा, यस सर। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा Cp और Cv का वैल्यू, है ना। मैं बस एक सेकंड में आया, इस स्लाइड को आप एक बार देखो, मैं अभी तुरंत आया। हाँ जी बेटा, चलो अब देखते हैं Cp और Cv का फॉर्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक में जिस फ्लो में आपको पढ़ा रहा हूं ना बेटा, उसी फ्लो में आपको याद होना चाहिए। देखो पहला इक्वेशन आपको जो याद रखना है वो है Cp माइनस Cv बराबर R, है ना। ये पर मोल, ये पर मोल, ये भी पर मोल हो गया। ठीक, दूसरा इक्वेशन बेटा जो आपको याद रखना है वो ये है Cv बराबर FR/2, ये वाला। ठीक है, देखो Cv बराबर FR डिवाइडेड बाई 2। F क्या है सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सोचो अगर मैं Cv निकालता हूं बेटा, है ना, Cv निकालता हूं मोनोएटॉमिक के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, तो क्या क्या मिलेगा? देखो Cv, है ना। मोनो के लिए F कितना है? 3, तो यहां 3 डाल दो, 3R/2 आ गया। अरे वाह। डायटॉमिक के लिए 5 है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाँ सर, 5R/2 आ गया। अच्छा, पॉली के लिए कितना है बेटा? 6, तो 6R/2 आ जाएगा, यानी कि 3R बोलेंगे। 6/2 3R, कितना आसान हो गया। FR/2, है ना, FR/2, F बराबर 3, F बराबर 5, F बराबर 6। ठीक है, अच्छा
अब मान लो मुझे Cp चाहिए बेटा, Cp चाहिए, तो देखो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करो, यहां से मेरे को मिल रहा है Cp बराबर R प्लस CV। अच्छा, मतलब अगर तेरे पास ऑलरेडी Cv है तो उसमें R जोड़ दे, देख Cv प्लस R तो Cp मिल जाएगा। इसमें जब तुम बेटा R जोड़ोगे तो 3/2 में 1 जुड़ जाएगा, है ना, तो 3/2 प्लस 1 है ना, तो 2 प्लस 3 ये आ जाएगा आपका 5/2 R। R जोड़ना है ना, 1 जोड़ दो ना, 3/2 प्लस 1, 3/2 यानी कि 1.5, 1.5 प्लस 1 इज 2.5, 5/2। ये बेटा 5/2 है ना, 5/2 में आप 1 जोड़ोगे तो 1 यानी कि 2 प्लस 5 7/2 R, सही है। और ये 3R, 3R में आप 1 जोड़ोगे ये बन जाएगा 4R। कितना आसान है देखो, है ना। तो CV याद रखो FR/2, F बराबर 3, F बराबर 5, F बराबर 6, 6R/2 यानी कि 3R। इसमें आप R जोड़ दो, R जोड़ दो, Cp बन जाएगा, R जोड़ दो, Cp बन जाएगा, R जोड़ दो, Cp बन जाएगा। अब आता है बेटा रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स यानी कि गामा। रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स गामा, गामा होता है Cp और Cv का रेशियो, आपने वेव्स में भी पढ़ा होगा साउंड में, है ना, गामा Cp/Cv। अब इन दोनों को डिवाइड करो Cp/Cv, तो ये R कैंसिल, 2 कैंसिल, 5/3 आएगा बेटा गामा। 5/3 पता है कितना होता है, 0.67। तो मोनोएटॉमिक के लिए रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स या फिर एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा 0.67 होता है, 5/3 होता है। डायटोमिक के लिए देखो 7/5, 7/5 यानी कि 1.4, ठीक है। पॉली के लिए देखो बेटा 4/3, 4/3 यानी कि 1.33। ये वैल्यूज अपने को बेटा याद होनी चाहिए, है ना। आप भले ही CpCv याद मत करो तो तुरंत निकाल लोगे, FR/2 याद है ही आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम डाल के आप निकाल लोगे, है ना, प्लस R कर दोगे ये आ जाएगा। बट गामा आपको ना डायरेक्ट याद होना चाहिए। मोनो के लिए इतना 0.67, डाई के लिए 1.4, पॉली के लिए 1.33, ऐसे भी याद रख लो फ्रैक्शन में, है ना, 5/3, 7/5, 4/3, है ना, ठीक है। तो ये टेबल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको Cp, Cv, गामा सबका वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, गामा और F में भी एक डायरेक्ट रिलेशन है बेटा, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो गामा और F में जो रिलेशन है वो ये है, कहां पे लिखूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं, 2/f बराबर होता है बेटा गामा-1, 2/f बराबर होता है बेटा गामा-1, या फिर आप ऐसा भी कह लो 2/f प्लस 1 बराबर गामा, है ना, 2/f प्लस 1 बराबर गामा। डायरेक्ट रिलेशन है, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। ट्राई कर लो, करना है तो, है ना। मान लो आपको मोनो के लिए ट्राई करना है, मोनोएटॉमिक के लिए गामा निकालना है, तो f के जगह 3 डाल दो, 2/3 प्लस 1, देखो कितना आ रहा है, ये 3 प्लस 2 5/3 आ गया, यही तो होता है गामा, है ना। तो 2/f में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो गामा डायरेक्टली भी मिल सकता है। डायटोमिक में देखो बेटा 2/f हो गया 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 2 यानी कि 7/5, यही आया था, सही बोल रहा हूं, है ना। देखो मोनो में 5/3 आया था, डाई में 7/5 आया था। तो गामा का एक डायरेक्ट फॉर्मूला गामा बराबर 2/f प्लस 1, है ना, ये भी आप डेफिनेटली याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। आइए, एक गैस के लिए R/CV इतना दिया हुआ है, तो गैस कौन से मॉलिक्यूल से बना हुआ है। देखो CV बराबर FR/2, याद रहेगा जी सर। अब मेरे को R/CV को कंपेयर करना है, तो यहां से मैं R/CV निकालता हूं, जो फॉर्मूला मुझे पता है वहां से मैं R/CV निकालता हूं, है ना। तो देखो R/CV कितना आ जाएगा, R इधर है, CV इधर आया, यह आ जाएगा आपका 2/f, 2/f, है ना। तो R/CV होता है 2/f के बराबर, 2/f के बराबर। और मेरे को कितना गिवन है वो 0.67, 0.67। तो बेटा 0.67 जो होता है ना वो होता है 2/3, 2/3, है ना, 2/3। तो इससे कंपेयर अगर आप करोगे तो यहां तो 2 है, नीचे देखो 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ रहा है, मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है ना।
अच्छा, मैंने शायद एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है ना, यहाँ पे ये 5/3 0.67 नहीं आएगा, 1.66 आएगा, है ना बेटा, इसको सुधार लो, ठीक है। ये गलती से मैंने 2/3 का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, है ना, ये आएगा आपका 1.66, है ना। गामा लेस देन 1 हो ही नहीं सकता, CP/CV है ना, CP आपका बड़ा है, CV आपका छोटा है, ठीक है ना, तो लेस देन 1 कैसे आएगा, है ना, ये एक मिस्टेक हो गया था, 2/3 की वैल्यू डाल दी थी मैंने, 5/3 है 1.66, ठीक है, तो 1.66, 1.4, 1.33, ओके बेटा, चलो जी। तो इसका आंसर समझ में आया आपको, है ना, R/CV 2/f होता है, और 2/f यानी कि यहां पे वैल्यू आएगी 2/3, 0.67 इज 2/3, तो 3 के जगह पे f, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 यानी कि मोनोटॉमिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन अपना हो ही गया है ना। रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ डाइएटॉमिक एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डाइएटॉमिक के लिए CP/CV यानी कि गामा पूछ रहा है, 7/5, 1.4, है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो अब बेटा ये है आपका, ये फॉर्मूला मैंने बताई दिया आपको, है ना, गामा बराबर 1 + 2/f हो गया, ठीक है। इफ अ गैस हैज n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस इज, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक मतलब गामा, तो गामा होता है 2/f + 1, f को n लेना है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम को n लेना है, तो n + 1, 2/n + 1, ये रहा आंसर, ठीक है, 2/n + 1, ओके बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, जो आपने अभी पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, उसको जनरलाइज कर दो, वो इंटरनल एनर्जी बन गया। जनरलाइज कैसे करना है, 3/2 nRT पढ़ा था, 3 को आप f लिख दो, f/2 nRT। अब मान लो आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए मोनोटॉमिक के लिए, तो f बराबर 3, ठीक है, तो u आ जाएगा 3/2 nRT। अच्छा, डायटॉमिक के लिए चाहिए बेटा, तो ये आ जाएगा 5/2 nRT, f यानी कि 5 हो गया डायटॉमिक के लिए, है ना। पॉली के लिए चाहिए तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी 6/2 nRT, ठीक है, ठीक है। अब देखो मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3, डायटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बेटा 5, पॉली में कितना है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। अब एक चीज सोचना, ठीक है, इसके पास 3 लोग हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल एनर्जी इतनी है, तो एक लॉ होता है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये देखो लिखा है ना, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बताता है, ये बताता है कि यार यहां पे टोटल एनर्जी इतनी है और खाने वाले 3 हैं, तो हर एक इंसान को यानी कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना एनर्जी मिला, दिस डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 1/2 nRT मिला। तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, each degree of freedom will have this much energy, 1/2 nRT। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर एनर्जी मिलेगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो 3/2 nRT था, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में बट गया, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ nRT मिला। सेम यहां पे भी होगा बेटा, 5/2 था, 5 में बटेगा, है ना, 5 लोगों में बटेगा, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल गेट इतना ओनली। यहां पे देखो बेटा 6/2 है, 6 लोगों में बटेगा, उतना ही आएगा। तो लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भाई ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल हैव सेम एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 nRT, है ना, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास बराबर एनर्जी होती है 1/2 nRT, ठीक। चलिए, the internal energy of 1 gram of helium at 100 Kelvin and 1 atmospheric pressure, है ना। तो इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है बेटा, है ना, 1 ग्राम की निकालनी है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे निकालनी है। देखो यार सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा 3/2 nRT, है ना बेटा, बिल्कुल होता है सर, है ना, 3/2 nRT होता है, ठीक है।
और 100 केल्विन आपको टेम्परेचर गिवन ही है। देखो इंटरनल एनर्जी बराबर है ना, हीलियम है ना, या राइट, मोनोटॉमिक हो गया 3/2 nRT हो गया। अब देखो हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4 है, 4 ग्राम पर मोल, और मेरे को एक्चुअल मास 1 गिवन है, 1 ग्राम। तो कितने नंबर ऑफ मोल होंगे बेटा? m/mw होगा सर। m 1 है, mw 4 है, क्या इतने मोल होंगे? नंबर ऑफ मोल तो निकाल सकते हो भाई, है ना। m कितना है? 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 4, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 1/4। तो आपका आंसर आएगा 3/2, नंबर ऑफ मोल 1/4, r को आप लगभग 8 ले लो, और t आपका बेटा 100 हो गया, t आपका बेटे 100 हो गया, है ना। तो ये 4 दूनी 8, ये 2 और 2 कैंसल, 3 × 100 लगभग 300 केल्विन आएगा। दैट इज योर आंसर। मतलब केल्विन बोल रहा हूं, जूल एनर्जी है ना, एनर्जी है ना बेटा, तो ये आ जाएगा आपका जूल, है ना। सिंपल, नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, बाकी सब तो पता है ही। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आइए, गैस मिक्सचर है जिसके पास 2 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन कैसा होता है? O2, डायटोमिक, डायटोमिक है ना। और बेटा 4 मोल आर्गन है, आर्गन यानी कि मोनोटॉमिक। ठीक है, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड नहीं लेना है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 5 और 6 लेना है। टोटल इंटरनल एनर्जी बताओ, ऐसा बोल रहा है। देखो अगर मैं ऑक्सीजन के लिए टोटल लिखूंगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन प्लस आर्गन, है ना। अब देखो ऑक्सीजन का बेटा डायटोमिक है ये, तो इसका एनर्जी होगा 5/2, है ना, 5/2 nRT। आर्गन मोनोटॉमिक है, 3/2 nRT हो जाएगा। ठीक है सर, तो 5/2 n कितना है? नंबर ऑफ मोल फॉर ऑक्सीजन 2 है बेटा, तो 2RT प्लस 3/2 नंबर ऑफ मोल कितना है बोलो इसके लिए? 4 है बेटा, आर्गन के लिए 4 है ना, तो यहां पे 4RT, 2 और 2 कैंसिल हुआ, यहां बचा आपका 5RT, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6RT, 6 और 5 11RT, है ना। इतना आंसर आ गया आपका। ये शायद PYQ भी है, ये है ना, ये आपका PYQ है बेटा। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस एट रूम टेम्परेचर। देखो एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मेरे पास क्या क्या फॉर्मूला है? 3/2 nRT, लेकिन ये ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक मतलब पॉली एटॉमिक, तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आएगा? 6 आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6, है ना बेटा। डाई होता तो 5 आता, मोनो होता तो 3 आता, यहाँ 6 आएगा, 6/2 nRT। ये n मोल का है, n मोल का। मैंने क्या बोला था? 1 मोल का पूछेगा तो 6/2 RT लिख देना, n को 1 ले लेना, लेकिन ये पूछ रहा है पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल अगर पूछेगा तो इसको Na से डिवाइड करोगे आप, है ना। तो 6/2 R/Na इंटू T, ये बनेगा KB, तो आपका आंसर आएगा 3 kBT, है ना, 3 kBT ये आंसर है। ठीक है, चलो 3 kBT गैस मिक्सचर। ठीक है बेटा, 2 गैस को आप मिक्स कर रहे हो, पहले का मॉलिक्यूलर वेट है m1, दूसरे का है m2, उसका नंबर ऑफ मोल है n1, इसका है नंबर ऑफ मोल n2। तो मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का, ये मैक्स नहीं है मिक्स है, मिक्सचर का ऐसे लिखा जाता है n1 m1 n2 m2 n1 प्लस n2। ठीक, सिमिलरली फॉर CV मिक्सचर, अगर बोलेगा पहले गैस का CV इतना है CV1, दूसरे गैस का CV2 है, इसका नंबर ऑफ मोल n1 है, इसका नंबर ऑफ मोल n2 है, तो n1 प्लस n2 सेम फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको बोलेगा बेटा CP मिक्सचर, तो ये रहा। तो CP मिक्सचर के लिए, CV मिक्सचर के लिए और मॉलिक्यूलर वेट के मिक्सचर के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, लेकिन जब गामा मिक्सचर की बात आती है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैं बताता हूं क्या है वो फॉर्मूला, है ना। गामा मिक्सचर अगर निकालना है, मान लो पहला गैस है उसका गामा है गामा 1, दूसरे का गामा 2, n1 n2 नंबर ऑफ मोल हो गया। मिक्सचर का निकालना है, इन दोनों का मिक्सचर का निकालना है, गामा मिक्सचर कितना होगा? तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या है ना,
देखो आप लिखो पहले n1 प्लस n2 मतलब टोटल, डिवाइडेड बाई यहां पे आ जाएगा गामा मिक्सचर माइनस 1। ठीक, याद करने का तरीका देखो, बराबर। अब आप लिखो सिर्फ एक का, यानी कि n1, एक का लिखोगे तो यहां आएगा गामा 1 माइनस 1। देखो फॉर्मेट सेम है, यहां नंबर ऑफ मोल है, यहां गामा माइनस 1 है, तो टोटल तो यहां पे मिक्सचर, n1 तो गामा 1, समझ आ रहा है, प्लस n2 तो गामा 2। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आप गामा मिक्सचर निकाल सकते हो। ओके बेटा, अब देखो मैं आपको इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। बोल रहा है 1 मोल है और उसका गामा इतना है, इसको मिक्स किया, 1 मोल उसका गामा इतना है, तो वैल्यू ऑफ गामा फॉर मिक्सचर कितना होगा। तो देखो मैं दोबारा से फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका आ जाए। n1 प्लस n2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 बराबर n1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। ठीक है, यहां टोटल आएगा तो यहां मिक्सचर लिखेंगे, है ना, यहां n1 आएगा तो यहां गामा 1 लिखेंगे, यहां n2 आएगा तो यहां गामा 2 लिखेंगे। अब देखिए दोनों एक एक मोल है, देखो ये भी 1 मोल है और वो भी 1 मोल है, तो 1 और 1 मिलके टोटल 2 मोल हो गया, अपॉन n1 प्लस n2 2 हो गया। गामा मिक्सचर मुझे निकालना है -1 बराबर n1 यानी कि पहला वाला 1 मोल है, उसका गामा कितना है 7/5, तो यहां आ जाएगा 7/5 -1 प्लस n2 भी 1 मोल है बेटा, बट गामा 2 कितना है देखो 5/3 है ना, तो यह आ जाएगा आपका 5/3 -1। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 बराबर, ये कितना आ रहा है देख रहे हो 5, 7 - 5 2, 2/5, तो ये 5/2 बन गया। 1 अपॉन 2/5 तो 5/2 है ना, प्लस ये देखो 3 घटाओगे तो 5 - 3 2, 2/3, तो ये बन जाएगा आपका 3/2। ओके सर, अगेन सॉल्व करो, 2 बाई गामा मिक्सचर -1 बराबर 5/2 3/2 8/2, 8/2 यानी कि 4 है ना, ये 4 बन गया। तो मेरे को मिल रहा है बेटा गामा मिक्सचर -1 बराबर, ये उधर चला गया 2/4 यानी कि 1/2 है ना, ये इधर गया 4 नीचे गया 2/4 यानी कि 1/2, तो गामा मिक्सचर आ जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 विच इज योर आंसर। ठीक है, 3/2। तो गामा मिक्सचर ऐसे निकालना है अगर दो अलग अलग गैस का आपको गामा गिवन हो अलग अलग। ठीक है, गामा 1 गिवन हो, गामा 2 गिवन हो, इसका नंबर ऑफ मोल, इसका नंबर ऑफ मोल गिवन हो। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये चैप्टर जो है बेटा हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, डन। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने आपको पूरा का पूरा थ्योरी एक बार रिवाइज करवा दिया है ना। अब आप एक बार पीवाईक्यू करके देखना, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है बेटा, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। तुम्हारे लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है एक्चुअली, BN राय सर छुट्टी में है तो उनकी क्लास भी मैं ही ले रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाली मैंने ही ली है संडे को, है ना। ये मैं आपको देखो रात को जो है 12:40 हो रहे हैं, लगभग 1 बजने वाले हैं, तब आपके लिए मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज है ना, आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आपको सेशंस टाइम पे मिलते रहना चाहिए, उसके लिए हम लोग बेटा दिन और रात मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को, है ना। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।